Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 24 Final Accounts of Banking Companies. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you simplified ways to understand accountancy. आज हम चैप्टर 24 में फाइनल अकाउंट्स बैंकिंग कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बैंकिंग कंपनीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं, किस तरह के अकाउंट्स वो मेंटेन करती हैं, कैसे वो फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करती हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम अपने अंडरस्टैंडिंग को फोकस करेंगे। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग बिजनेस करती है। बैंकिंग है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसे पूल करना, उसे इन्वेस्ट करना और ज़रूरतमंदों को लोन प्रोवाइड करना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ये अपना रिटर्न जनरेट करके अपने प्रॉफिट्स को फोकस करते हुए कॉमर्स में हेल्पफुल होती है। बैंकिंग कंपनीज आर बीइंग रेगुलेटेड बाय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो पहले 1949 में बना था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसको 1966 में रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्राइम पर्पस यह है कि पब्लिक के पैसे को सेफ रखा जाए। बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इनपुट किया जाता है वो कम होता है और मेजर पैसा पब्लिक का होता है। इसके अंदर मनी के साथ फ्रॉड करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, इसलिए बेटर रेगुलेशन एंड क्लोज रेगुलेशन एक नेसेसरी कंडीशन है। फ्रेंड्स, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो बैंकिंग इंडस्ट्री उसकी बैकबोन है। उसी से ही फैसिलिटेट किया जा सकता है पब्लिक के अंदर सेविंग्स हैबिट बढ़ाई जाए और इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, जिससे प्रोडक्शन हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी ही ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ का। हमारी कंट्री में फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में मेजर बैंकिंग एक्टिविटीज आर बीइंग टेकन केयर बाय पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। फ्रेंड्स, बैंक्स की डिपॉजिट एक्सेप्टेंस में एक यूनिक फैक्टर है दैट डिपॉजिट्स आर विड्रॉवेबल बाय चेक। कुछ कंपनीज भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वे बैंक नहीं कहला सकती क्योंकि उनके पास चेक फैसिलिटी नहीं है, क्लियरिंग फैसिलिटी नहीं है। वो केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 5 बैंकिंग क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5 इसको एक्सप्लेन करता है। बैंकिंग इज अ बिजनेस विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। उसका पर्पस है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, विड्रॉएबल बाय चेक, पेबल ऑन डिमांड। जब पब्लिक डिमांड करेगी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए पे करने की, एंड विड्रॉ करने के लिए क्लियरिंग का सिस्टम अवेलेबल हो। विच इज इन्वेस्टेड, जो पैसा कलेक्ट हुआ है डिपॉजिट का उसको इन्वेस्ट करता है, या फिर लेंट। बैंक्स कैन नॉट डू ट्रेडिंग एक्टिविटी। किसी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेल या परचेज की एक्टिविटी के लिए बैंक्स को अलाउड नहीं है। दे कैन ओनली डील इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, या लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। बैंक्स कोई भी ट्रेडिंग या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इन एडिशन टू दिस सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन है, वो कर सकते हैं ओनली विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। जैसे गोल्ड बॉन्ड्स का खरीदना बेचना, या फिर गोल्ड कॉइन्स का खरीदना बेचना, इंश्योरेंस की एजेंसी लेना, ये सब चीजें आर विद द परमिशन ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन
19(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक का काम है लोन देना, एडवांसेस देना फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेस, सीसी लिमिट फॉर वर्किंग कैपिटल नीड, डे टू डे वर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए जो चाहिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए सीसी लिमिट्स प्रोवाइड करना, सिक्योरिटीज में डील करना, परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, बैंक का एक और इम्पॉर्टेंट काम है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज का परचेज और सेल को फैसिलिटेट करना, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके। Another important function of bank is transferring money from one place to another and keeping the money safely. Banks also work as merchant bankers. कोई भी कंपनी का इशू निकलेगा उसको सपोर्ट करना है, उसमें नेसेसरी इस तरह से जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट आसबा की फैसिलिटी देना, जिससे न्यू इश्यूज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इन्वेस्टर्स को आसानी हो। बैंक्स ऑल्सो एक्ट एज मैनेजर्स टू पब्लिक इशू। कंपनीज के पब्लिक इशू को फ्लोट करने में, डिवेंचर्स के इश्यूज को फ्लोट करने में बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बैंक्स अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसका टाइम टू टाइम ऑडिट होता है। हमने देखा कितने सारे फंक्शंस बैंक्स करते हैं, डिपॉजिट से लेकर लोन देना, वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करना, मर्चेंट बैंकिंग करना, फॉरेन एक्सचेंज को डील करना, ट्रांसफर ऑफ मनी को फैसिलिटेट करना, एज अ ट्रस्ट डील करना, करेंसी चेस्ट को मेंटेन करना। फ्रेंड्स, बैंक्स अपने अकाउंट 3 डायरेक्शंस के ऊपर फोकस करते हुए बनाते हैं। मोस्टली बैंक्स कंपनीज हैं, तो दे आर ड्रिवन बाय इंडियन कंपनी एक्ट। दूसरा, बैंक्स का कंट्रोल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है, और तीसरा एज पर आरबीआई एक्ट। इन तीनों एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही बैंक्स को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आरबीआई ने फॉर्म ए और फॉर्म बी शेड्यूल दिया हुआ है अपने अकाउंट्स की फाइनल प्रिपरेशन के लिए। फॉर्म ए फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स में तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के शेड्यूल में प्रोविजंस है, अकॉर्डिंगली बैंक्स अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसका फॉर्म ए बैलेंस शीट के लिए और फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। आरबीआई की डायरेक्शंस हैं कि बैंक्स को अपने अकाउंट्स क्लोज करने होंगे 31 मार्च, और उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल। बैंक्स अपनी फैसिलिटी के लिए 30 सितंबर को भी हाफ ईयरली क्लोजिंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। लाइक एनी अदर कंपनी, बैंकिंग कंपनी का भी ऑडिट मैंडेटरी है। आरबीआई से परमिशन लेकर ही ऑडिट अपॉइंट किए जाते हैं बैंक्स द्वारा, और बैंक्स अगर कोई ऑडिटर चेंज करना चाहते हैं तो दे हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। बैंक्स विद इन 3 मंथ्स, दैट इज 31 मार्च से 3 मंथ्स हो गया, अप्रैल में 30 जून, they have to submit their balance sheet, profit and loss account with all the necessary details of final accounts to RBI. इसमें उनके अकाउंट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, 3 कॉपीज बैलेंस शीट की, 3 कॉपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रिप्लीकेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबमिट करनी होती है बाय 30 जून। इफ देयर आर सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आरबीआई एडिशनल 3 मंथ्स का परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स। रूल 15 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक न्यूज़पेपर में फाइनल अकाउंट्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी मैंडेटरी है, जहां पर उस बैंक का हेडक्वार्टर है, जिस बैंक का भी हेडक्वार्टर जहां पर है वहां के न्यूज़पेपर के अंदर
अकाउंट्स पब्लिश करना मैंडेटरी है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। बैंक्स अपने अकाउंट्स मेंटेन करते समय मर्केंटाइल लॉ का फॉलो करते हैं। इनके केस में लेजर इज मोर इम्पॉर्टेंट। हर कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करना, उसका लेजर मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिपॉजिटर हो, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो बोरोअर हो, या जिसके लिए बैंक ने गारंटी दी हो। बैंक्स बुक एंट्री में डिले बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि क्लियरिंग उनके अकाउंट से जुड़ी हुई है। लेजर मेंटेनेंस हैज टू बी इंस्टेंट। जैसे ही कस्टमर पैसा डिपॉजिट करेगा, लेजर में एंट्रीज की जाएंगी। जैसे ही पैसा विड्रॉ करेगा, लेजर में एंट्री की जाएंगी। रियल टाइम बैलेंस उसके अकाउंट का रिफ्लेक्ट होता है। बैंक में जितने भी वाउचर्स हैं वो लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जनरल लेजर में पोस्ट की जाती है और जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस डेली बनाया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज मैच कर रही हैं। बैंक की ट्रांजैक्शंस को प्राइमरीली दो में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैश ट्रांजैक्शंस। जब भी ए कस्टमर बी कस्टमर को चेक देता है तो हम इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ए के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जब भी इंटरेस्ट कस्टमर्स को दिया जाता है तो हम बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट एंट्री रहती है और एक क्रेडिट एंट्री। इसका इंफॉर्मेशन वाउचर पे दिया जाता है। ये जो कॉम्बो वाउचर है, इसके अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेबिट वाउचर्स। नंबर 1, चेक्स इशूड बाय द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स चेक इशू करते हैं एक तरह का डेबिट वाउचर है। चेक्स या पे ऑर्डर्स इशूड बाय द बैंक्स। जब भी बैंक डिमांड ड्राफ्ट या कैश ऑर्डर बनाता है तो वो भी एक डेबिट वाउचर इशू करता है। सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स विड्रॉल स्लिप से विड्रॉ करते हैं। ये विड्रॉल स्लिप्स भी एक तरह का डेबिट वाउचर है। ड्राफ्ट इशूड बाय रिलेटेड बैंक्स। अगर कोई एग्रीमेंट है किसी बैंक के साथ, वो अगर कैश ऑर्डर या पे ऑर्डर इशू करता है तो वो भी एक डेबिट वाउचर इशू हो जाता है। इसी तरह से डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट्स भी जो बैंक्स इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, ये भी डेबिट वाउचर्स हैं। इसी तरह से ट्रैवलर चेक्स, गिफ्ट चेक्स, ये सब भी डेबिट वाउचर्स हैं। लेटर्स गिवन बाय द कस्टमर टू डेबिट देयर अकाउंट भी डेबिट वाउचर का काम करते हैं। इसी तरह से बैंक्स खुद भी डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन के अंदर बैंकिंग की। फ्रेंड्स, इसी तरह से क्रेडिट वाउचर्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के। 1, पे स्लिप्स या कैश डिपॉजिट स्लिप्स जो भरी जाती हैं वो क्रेडिट वाउचर। चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स which are deposited by the customers for crediting their account. Credit vouchers prepared by bank staff. Similarly, credit advice is received in response to the clearing. In banking, there is a maker-checker concept. एक व्यक्ति एंट्रीज बनाएगा, डालेगा, शुरू करेगा, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा। जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट हैं उनका एक लेजर बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस ऑफ पर्सनल लेजर्स एक क्रिएट किया जाता है और चेक किया जाता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इट इज मैच्ड विद द जनरल लेजर और इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, बैंकर्स बुक। फ्रेंड्स, देयर इज बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। इसके अनुसार जो बुक्स मेंटेन कर 1, कैश बुक। ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जितने भी कैश प्राप्त हुआ है या पे करा गया है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल रिसीट्स जो रखी जाएंगी वो कैशियर्स कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑल पेमेंट्स इन पेइंग कैशियर्स कैश बुक। देन बेस्ड ऑन द वाउचर्स कस्टमर्स के अकाउंट में एंट्रीज की जाती है।
और अल्टीमेटली डे बुक प्रिपेयर की जाती है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग, जिसके अंदर डिफरेंट वाउचर्स जो जमा करे गए कस्टमर द्वारा, उससे उनमें उनके अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती है एंड अल्टीमेटली डे बुक प्रिपेयर की जाती है। लेजर बुक। बैंक्स मेंटेन जनरल लेजर। जनरल लेजर में सभी अकाउंट्स का हिसाब किताब रहता है, इसे जीएल कहा जाता है, और इसके अंदर फर्दर जो अकाउंट्स रहते हैं वो इस प्रकार से हैं। 1. करंट अकाउंट लेजर। 2. एफडी अकाउंट लेजर। 3. आरडी अकाउंट लेजर। 4. लोन लेजर। 5. इन्वेस्टमेंट लेजर। बिल डिस्काउंटेड लेजर। इसके अलावा अदर बुक्स हैं। 1. क्लियरिंग रजिस्टर। 2. सिक्योरिटीज रजिस्टर। 3. ड्राफ्ट रजिस्टर। 4. बिल्स फॉर कलेक्शन रजिस्टर। 5. सेफ वॉल्ट रजिस्टर। 6. dishonored check register. 7. letter of credit register. Friends, now we go to the next section. We will deal with principal books of accounts. Friends, general ledger रिकॉर्ड मेंटेन करता है जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल के अकाउंट्स हैं, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट हैं या नॉन नेचुरल पर्सन्स, उनके सभी अकाउंट्स का डिटेल हमारे पास जनरल लेजर में रहता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंडिचर एंड इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। देन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है बैंक की, उसका रिकॉर्ड रहता है। देन वी हैव काउंटर एंट्रीज। काउंटर एंट्रीज बहुत एजेंसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, बैंक्स करते हैं, रिलेटेड टू दूसरों के प्रोडक्ट्स को बेचना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचना, उसके लिए वो सर्विसेज या कमीशन अर्न करते हैं। ये सारा रिकॉर्ड हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट्स में मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस लेजर्स बहुत डिटेल्ड होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, डीए, टीए, जो भी अलाउंसेस हैं उन सबके सेपरेट हेड्स रहेंगे। इसी तरह से जितनी भी इनकम्स हैं उसके भी सेपरेट हेड्स सबके रहेंगे। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनको कंसोलिडेटेड फिगर में दिखाते हैं। एक्सपेंसेस ऑन वेजेस एंड सैलरीज को सारा कंसोलिडेट करके रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड सब्सिडरी बुक्स एंड पर्सनल लेजर्स। फ्रेंड्स, जनरल लेजर के अंदर सब्सिडरी लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं फॉर वेरियस अकाउंट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सब के लिए सेपरेट। इसी तरह से सब्सिडरी बुक फॉर पर्सनल अकाउंट्स, जिसके अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट, सब्सिडरी बुक ऑन लोन अकाउंट्स, जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं उनके अकाउंट्स का डिटेल्स सब्सिडरी बुक ऑन लोन अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, बिल रजिस्टर्स। Different type of bills are kept in separate registers: bill receivables, bills payable, bills for collection, inward bills for collection, outward bill for collection. Parties details are also maintained in separate registers so that we ensure that the limit is not crossed. Separate voucher. Friends, a separate voucher for the whole day activity is entered in the day register. Is the day book, which is updated regularly every day. Sending entries are summarized and they are their total matched with the control accounts in the general ledger. Next, draft issue register. There is a separate register maintained for draft which have been issued from time to time from the branch. Similarly, registers are maintained for telegraph transfers, register for traveler checks, register for letter of credit, register for letter of guarantee. Outstanding entries for these registers are matched with the control accounts in the general ledger. जनरल लेजर के अंदर जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं उनसे इनकी मैचिंग की जाती है, सही है कि नहीं। हर ब्रांच को सोल कहा जाता है, सर्विस आउटलेट, और इंटरसोल यानी एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के अकाउंट को सेटल किया जाता है इंटर ऑफिस अकाउंट्स या हेड ऑफिस अकाउंट से। इसका सेटलमेंट टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए जिससे फ्रॉड रोका जा सकता है। इंटर ऑफिस अकाउंट या हेड ऑफिस अकाउंट की रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम होनी बहुत ज़रूरी है। जब डे एंड किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, अगर कोई ऐसी एंट्री है जो क्लियर नहीं हो पा रही तो उसको सस्पेंस
अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई क्रेडिट एंट्री है तो उसे सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। रिपीट करता हूं, अगर डेबिट एंट्री है तो उसे सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई क्रेडिट एंट्री है तो उसे सन्ड्री डिपॉजिट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, सस्पेंस अकाउंट में वो एंट्रीज आती हैं जिसका पता नहीं है ये कहां से आई, कहां जानी है। सन्ड्री अकाउंट में वो एंट्रीज आती हैं जिनमें पता तो है कहां से है, लेकिन किसके एग्जैक्टली अमाउंट में क्रेडिट करना है उसमें कंफ्यूजन है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब भी टीए के लिए एडवांस दिया जाता है या किसी और पर्पसेस के लिए एडवांस दिया जाता है तो वो सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। बैंक्स के लिए, ब्रांचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंस अकाउंट और सन्ड्री अकाउंट को जितनी जल्दी हो सके नील किया जाए। यहाँ पर फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सस्पेंस और सन्ड्री में एंट्रीज कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो वो फ्रॉड प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, कुछ रजिस्टर सब हेड्स के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। ए, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। बी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम। सी, इनकम थ्रू अकाउंट ऑफ कमीशन। डी, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ई, provision for interest for deposits. F, fixed assets. G, stationery consumed and in hand. H, interest payable or received from head office. जो भी डिपॉजिट ब्रांचेस करती हैं वो डिपॉजिट एक तरह से हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाता है। जो भी ब्रांचेस लोन करती हैं वो फंडिंग आती है हेड ऑफिस से। जितना डिपॉजिट पोर्शन है हमारा, उसके लिए हेड ऑफिस हमें इंटरेस्ट ब्रांचेस को क्रेडिट करता है। जितना हम लोन लेते हैं, ब्रांचेस लोन लेती हैं हेड ऑफिस से आगे लोन देने के लिए, उतना हेड ऑफिस इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन दोनों के इंटरेस्ट रिकंसिलिएशन से ही ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। इसे ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। आई, इंस्ट्रूमेंट्स ब्रांच से कलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि क्लियरिंग में भेजा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम रिसीव करते हैं इसका एक सेपरेट रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ब्रांच में आते हैं उन सब के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसके अंदर उन इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल, कब रिसीव हुए, क्या अमाउंट है, किसने दिया, किसके फेवर में, सारे डिटेल्स उसमें नोट किए जाते हैं। ब्रांचेस लॉग बुक्स या डे बुक्स जिसके अंदर सेविंग्स का बैलेंस, करंट का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट का, आरडी का बैलेंस रिप्रेजेंट रहता है और ये सारा का सारा कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखते हैं बैंक किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन फॉर्म्स। फॉर्म ए फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जैसा कि बताया गया, बैलेंस शीट फॉर्म ए में भरी जाती है। हेडिंग रहती है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March whatever the financial year is ending। सबसे पहले आते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल में आएगा फर्स्ट रिजर्व एंड सब, 2 डिपॉजिट्स, 3 बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बैलेंस शीट की दूसरी साइड में रहते हैं फ्रेंड्स, असेट्स में आएंगे कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, balances with bank and money at call and short notice, investments, advances, fixed assets, other assets, then the total is there। total के बाद footnotes के अंदर contingent liability। capital में हम show करेंगे authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो विल बी रिफ्लेक्टिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिजर्व्स, क्लोजिंग रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, ओपनिंग रिजर्व्स, क्लोजिंग रिजर्व। ऑल्सो वी विल शो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, बोथ इन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। इसी तरह से शेयर प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस
of the share premium, closing, any addition or reduction. Next, revenue and reserves, opening, closing and whatever the changes are there, they are reflected. Deposits में हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना होगा डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स एंड अदर्स, टाइम डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर. Balance sheet shows total deposits within India, total deposits outside India. Next, on the borrowings side, we will be showing borrowings in India from Reserve Bank of India and others. Next, borrowings outside India from different agencies. Next, other liabilities and provisions, bills payable, interest accrued, etc. Next, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई में हम लोग शो करेंगे कैश इन हैंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी, बैलेंसेस विद आरबीआई. नेक्स्ट, बैलेंस विद अदर बैंक्स called to be called at short notice. Next, investments. It will show investments within India, investment outside India, investment in government securities, investment in other approved security ventures, etc. Next, in advances, it will show bills purchased and discount, cash credit and loans, term loans, secured loans, secured by tangibles, secured by securities and government security. Next, unsecured. Next, advances in India in priority sector. Next, fixed assets. In fixed assets, the value of assets in the beginning of the year, at the end of the year, any additions or say second, furnitures and fixtures at the beginning of the year, at the end of the year, any additions, any deletions, depreciation charged during the year. In others, we will show inter-office, tax paid in advance, stationery and stamps, non-banking assets acquired. Next, in contingent liability, we will show claims against the debt against the bank. जो सारे क्लेम्स बैंक के अगेंस्ट हो रखे हैं लेकिन वो एज अ लोन शो नहीं हो रहे, जो भी पेंडिंग लाइबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी रिफ्लेक्ट करने जरूरी है फुटनोट्स में. फुटनोट्स में ऑल्सो रिफ्लेक्ट करेंगे गारंटीज गिवन बाय द बैंक. ये जो गारंटी है कितनी विद इन इंडिया है, कितनी आउटसाइड इंडिया है, ये भी रिफ्लेक्ट करना होगा. इसी तरह से बैंक ने कहाँ एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट्स दी हुई हैं, उसका भी डिटेल्स देना होगा. इसी तरह से रिफ्लेक्ट करना होगा व्हाट इज द परसेंटेज दैट इज बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, वो भी बैंक्स को रिफ्लेक्ट करना होगा बैलेंस शीट में. अगर एक बैंकिंग कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया जिसका फॉर्मेशन हुआ है, कितना पैसा वो बाहर से एज अ कैपिटल इंडिया के अंदर लेकर आई है, वो भी उसे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना होगा. कितना पैसा उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रखा है एज पर दी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में. कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द नोट्स. कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर क्रिएट किए गए हैं, उसका भी क्लियर मेंशन होना चाहिए बैलेंस शीट पे. कंपल्सरी डिपॉजिट्स, कुछ डिपॉजिट्स गवर्नमेंट ड्यूज के लिए कंपल्सरीली हमारे पास डिपॉजिट कराए जाते हैं, उसका मेंशन भी बैलेंस शीट में करना जरूरी है कि इतना पैसा कंपल्सरी डिपॉजिट के अंदर है हमारे पास. जितनी भी फिगर्स हैं बैलेंस शीट में वो राउंडेड ऑफ होनी चाहिए 1000 रुपीज पर. लॉस अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना होता है. डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैलेंस शीट के अंदर एडवांसेस आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स के बाद ही शो करा जाता है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है एंड बैलेंस शीट में एज अदर लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग. अगर बिल डिस्काउंट किया गया प्रेजेंट ईयर में और उसकी मैच्योरिटी है अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो बिल डिस्काउंटिंग का जो इनकम इस साल दिखाई गई है वो अगले साल कैरी करनी होगी. नेक्स्ट,
Preparation of profit and loss account, Form B schedule. Profit and loss account as on 31st March -- Expenditure side में रहेगा interest paid, operating expenses, provisions and contingencies. Income side में रहेगा interest income, operations. इनकम में एक्सपेंडिचर का डिफरेंस नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा. उसके बाद हम इसमें शो करेंगे अप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड, सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. फ्रेंड्स, कैश क्रेडिट एक लिमिट दे दी जाती है कस्टमर को. जरूरी नहीं है कि जितनी लिमिट है वो पूरा का पूरा ड्रॉ करेगा. उस लिमिट के अंदर वो अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा विड्रॉ कर सकता है, और जब उसके पास पैसा सरप्लस है तो वो उस अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है. नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट. इसके अंदर भी एक सर्टेन लिमिट रख दी जाती है कस्टमर को अगेंस्ट सिक्योरिटी और अनसिक्योर्ड सेक्शन, जिसके अंदर वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, और अगर उसका पैसा नहीं चाहिए तो पैसा उसमें जमा भी कर सकता है. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल. बैंक्स कुछ बिल्स को डिस्काउंट करते हैं और बिल रिसीवेबल उनके असेट साइड में दिखाई पड़ते हैं. जब मैच्योरिटी डेट आती है तो बैंक्स कैश कलेक्ट कर लेते हैं, तो कैश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री पास हो जाती है. नेक्स्ट, बैंक्स जब लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी इश्यू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी देते समय थर्ड पार्टी को पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर आ सकती है. इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक काउंटर गारंटी ऑब्टेन करता है कस्टमर से. ये जो काउंटर गारंटीज बैंक रिसीव करता है ये असेट साइड में शो होती हैं, और जो लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी इशू करा है वो लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर. बैंक की इन्वेस्टमेंट में गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट में शो होती है. सिल्वर अपीयर होता है अदर असेट्स में. लॉकर्स रिफ्लेक्ट होते हैं फर्नीचर अकाउंट में. बैंक्स को नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का डिटेल देना होता है. लॉस एनपीए, प्रोविजन फॉर एनपीए एंड नेट एनपीए, तीनों चीजें रिफ्लेक्ट करनी होती है. कौन सा एनपीए असेट्स एनपीए होगा या नहीं होगा, दिस इज एज पर असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकग्निशन एंड प्रोविजन नॉर्म्स सेट बाय आरबीआई. नेक्स्ट, इनकम रिकग्निशन. अगर वो परफॉर्मिंग असेट है तो अक्रूअल बेसिस पे इनकम हो जाएगी जैसे ही इंटरेस्ट लगेगा. अगर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो इनकम रिकग्निशन तभी होगा जब कैश रिसीट होगा. नेक्स्ट इज प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट. अगर परफॉर्मिंग असेट्स है तो प्रोविजनिंग है 0.04%. से सुन ले, अगर परफॉर्मिंग असेट है तो प्रोविजनिंग होगी 0.4%. अगर एक असेट एनपीए है तो दैट इज 10% ऑफ सिक्योर्ड एंड 0% ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोविजनिंग करनी. 100% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन की प्रोविजनिंग. मैं रिपीट करता हूं, प्रोविजनिंग जो असेट एनपीए है उसके लिए प्रोविजनिंग होगी 10% ऑफ सिक्योर्ड एंड 100% अगेंस्ट अनसिक्योर्ड. एनपीए अगर 1 साल का हो गया तो 20% अनसिक्योर्ड पे, अगर 2 साल तो 30%, और 2 साल से ज्यादा हो गया तो 30%, और बियॉन्ड 3 years देन दिस इज 100% ऑन सिक्योर्ड पोर्शन. अनसिक्योर्ड पे 100% थ्रू आउट रहेगा. जो इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट होंगी वो है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, investment in debentures and bonds, investment in subsidiaries and joint ventures, investment in commercial papers and mutual funds. Government securities कुछ इसमें statutory liquidity ratio के लिए होती हैं, कुछ non SLR होती हैं. इनको 3 कैटेगरीज में. नंबर 1 held till maturity, नंबर 2 available for sale, थर्ड कैटेगरी है available for trading. Banks cannot hold more than 25% of their deposit as government securities held till maturity.
Following information has to be provided through notes on accounts as per RBI directions. RBI directions के अनुसार हमें नीचे वाली जो लिस्टेड चीजें हैं ये डिस्क्लोज करनी है नोट्स ऑफ अकाउंट के थ्रू. पहला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी टायर 1 कैपिटल. कैपिटल एडिक्वेसी टायर 2 कैपिटल. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the bank. Next, amount of subordinate debt created as tier 2 capital. Gross value of investment, etc. Next, provisions made for depreciation. Next, repo transactions, repurchase offer rate transactions with RBI. Next, non-SLR investment. Next, forward foreign exchange dealings. Exchange trade interest derivatives. Next, exposure on risk derivatives. Next, percentage of NPA as a percentage of net advance. Next, movement of non-performing assets. Next, amount of provision for NPAs. Details of loan. Details of loan subjected to restructuring. Details of financial assets sold to asset reconstruction companies. Next, provision on standard assets. Next, percentage of interest income as a percentage of working funds. Next, non-interest income as compared to working funds. Next, operating profit vis-a-vis working funds. Next, return on assets, ROA. Next, business per employee. Next, profit per employee. Next, maturity pattern of loans and advances. Next, maturity pattern of investment and securities. Maturity pattern of deposits. Maturity pattern of borrowings. Foreign currency assets and liabilities. Exposure to real estate sector. Exposure to capital market. Bank finance for trading. Next, exposure to country risks. Detail of single borrower or group borrower exceeding the limits. Provision for taxes this financial year. Disclosure of penalties imposed by RBI. Consolidated financial statements. Next, segment reporting. Next, related party details. अब बैंक का मेन बिजनेस है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, विच इज विड्रॉवेबल बाय चेक, जिसको इन्वेस्ट किया जाता है. एडिशनल काम लेटर ऑफ क्रेडिट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पिक करता है. बैंक को ट्रेडिंग के लिए प्रोहिबिट किया गया है. आरबीआई ने फॉर्म ए प्रेस्क्राइब करा है बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म बी प्रेस्क्राइब करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए. बैंक को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने प्रॉफिट का 20% रिजर्व में करना होता है. आरबीआई ने 25% का प्रोविजनिंग कर रखी है, तो 25% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना ही होगा. जो रेसिडुअल होगा उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है. मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस वो मनी है जो कि ओवरनाइट एक बैंक दूसरे बैंक को लेंड आउट करता है. सो फ्रेंड्स, हमें बैंक्स किस तरह से अकाउंट मेंटेन करता है उसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्डअप करी है. आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. जब आप इसको दोबारा सुनेंगे तो और क्लियर होंगे. आपको कोई फीडबैक देना हो तो akagrawl9999@gmail.com पे दें या मोबाइल 9999428886. थैंक्स फॉर लाइकिंग. कीप लर्निंग.